गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा। ठीक है, तो हमने जो कल टॉपिक कराया था वो वैद्युतधारिता था हमारा लास्ट टॉपिक। तो आज हम उससे आगे आपको पढ़ाने वाले हैं और जो भी आपको वर्क कराया जाए वो अपने फेयर में और उसे साथ के साथ ही याद करते जाएं। ठीक है, और ज़्यादा वर्क मैं इसीलिए नहीं कराता क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि ज़्यादा वर्क करने से वो सिर के ऊपर को ही जाता है। तो इसीलिए हम 2 या 3 टॉपिक ही पढ़ते हैं डेली, आधे घंटे में इतना ही हो पाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो मैंने जैसा कि आपको पता है कि जो टॉपिक लिख रखा है मैंने, क्या है ये, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो प्यारे बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता आपको पता है क्या होती है। सबसे पहले धारिता तो मैंने कल बता दिया था, क्या होती है, आवेश के धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कल बताया था मैंने। ठीक है, अब देखो जो हमारी विलगित गोलीय चालक की धारिता है ये क्या होती है। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब विलगित, सबसे पहले हम विलगित गोलीय चालक देखते हैं। इसमें क्या नाम आया हुआ है, एक गोला आया हुआ है। ठीक है, जब गोले का नाम आया हुआ है इसका मतलब होता है, हमने मान लिया गोले का केंद्र क्या है, ओ। अब विलगित का मतलब क्या होता है, विलगित, विलगित का मतलब है जब हम इसे प्लस आवेश देते हैं। ठीक है, क्या है, प्लस आवेश देते हैं तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और हमें पता है कि अब ये हमारा क्या है, क्या है, बिंदु ओ है और इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, हमने मान ली इसकी त्रिज्या है स्मॉल ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि प्लस के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं होती है वो क्या होती है, दूर की ओर होती है। सभी को पता है इतनी बातें। ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, दूर की ओर होती है। तो हमने दिशाएं दर्शा दी। तो इसमें जो डायग्राम बनना है ऐसा, तो इसमें क्या लिखना है, देखो माना ए त्रिज्या का एक गोलीय विलगित गोलीय चालक है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखना है कि माना, ठीक है, ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिसकी त्रिज्या हमने मान ली ये है। अब इसके बाद क्या है कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है हमारे पास, के है। ठीक है, यानी एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। क्योंकि मैंने माध्यम भी बताया था आपको क्या है, जैसे कि जल वगैरह वगैरह। ठीक है, के में है। अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना, फिर मैंने क्या कहा था कि गोले को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, माना गोले को, गोले के पृष्ठ को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है। लेकिन हमें पता है कि ये चालक होने के कारण, ठीक है, चालक होने के कारण अब हमें पता है कि जो चालक होता है उसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। चालक होने के कारण यह इसके पृष्ठ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। तो सभी प्यारे बच्चों ये समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, अब देखो जब ये इसके एक समान रूप से फैल जाता है और हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके इससे दूर की ओर है। ठीक है, और इसका जो प्रत्येक बिंदु होगा पृष्ठ पर उससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, दूर की ओर होगी। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि जितना भी ये आवेश है हम इसके क्या मान लेते हैं कि इसके केंद्र पर स्थित है। क्योंकि जितना भी आवेश हम इसको पृष्ठ पर देते हैं और ये हमारा चालक होने के कारण इसके क्या है, केंद्र पर भी पहुंचेगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि माना गोले को दिया गया, ठीक है,
आवेश इसके केंद्र पर स्थित है, ठीक है, तब गोले के पृष्ठ का विभव ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखो ये बताओ, यदि हम जो हमारा ये सारा का सारा आवेश है हम इसके केंद्र पर मान लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बिंदु आवेश होगा हमारे पास, यानी प्लस क्यू, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया क्या हो गई हमारे पास बीच की दूरी हो गई, ठीक है, यानी इसके पृष्ठ और जो हमारा केंद्र बिंदु है वो इसके बीच की दूरी हो गई। लेकिन जो हमारी इसकी त्रिज्या है कितनी है, ए है, तो बीच की दूरी का काम यही करेगी। ये देखो, जब हम प्लस क्यू के कारण इसके पृष्ठ पर क्या निकालते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं। देखो पहले बच्चों, सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं वैद्युत विभव, यानी जो हमारा ये डेरिवेशन है केवल 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं बिंदु आवेश के कारण, और इसके बाद में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, C बराबर क्या होता है, Q/V, यानी धारिता का फॉर्मूला, क्योंकि यही तो ज्ञात करनी है। तो इसके बाद हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो गोले के पृष्ठ का विभव, ये बताओ, बिंदु आवेश के कारण मैंने एक फॉर्मूला बताया था विभव का, क्या होता है, V बराबर यही तो होता है 1/4πε0 × Q/R, क्योंकि हमारे पास कितना आवेश है, प्लस के क्यों है, ठीक है। और ये किस माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। और जब भी हमारे पास परावैद्युतांक K आता है तो क्या करते हैं, हम इसमें K की भाग लगा देते हैं, यानी 4πε0 में ये कह लो कि मल्टीप्लाई कर देते हैं K की। तो यही तो था जब हमारे पास परावैद्युतांक देता है, यानी सेम है जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी के समान है, ठीक है। तो इसे मान ली हमने समीकरण 1। अब ये बताओ, यदि हमारा चालक है, क्योंकि चालक पर कुछ आवेश भी उपस्थित होगा, क्योंकि कुछ आवेश भी तो उपस्थित होगा, और जब इस पर कुछ आवेश उपस्थित होगा इसका मतलब ये आवेश धारण करेगा, ठीक है। तो इसके धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो इसका मतलब इसकी क्या है, धारिता भी होगी। यदि चालक की धारिता कितनी मान लूँ मैं, क्या, C हो, तब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, यदि हमारे पास C है और चालक का विभव है और आवेश है तो C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से समीकरण 1 से हम क्या है, V की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो Q/V बराबर कितना है हमारे पास, 4πε0 × K, ठीक है। और यहाँ से कितना है इसका Q/R, क्यों से Q कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी ऊपर। तो यहाँ से जो C बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, 4πε0 K × ठीक है। तो C बराबर क्या आ गया हमारा, 4πε0 K × R। और अब यदि ये मान लो कि जो हमारा ये चालक है ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, यानी ऐसे माध्यम को हम निर्वात बोलते हैं। यानी यदि चालक निर्वात में रखा हो तो निर्वात के लिए जो K का मान है कितना बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम K की वैल्यू 1 रखते हैं और निर्वात के लिए हम धारिता मान लेते हैं 1, ठीक है, यानी C0 मान लेते हैं, तो 4πε0, क्योंकि K की वैल्यू तो हो गई 1, तो इनटू में क्या आएगा, R, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3। देखो यदि एग्जाम में हमारा डेरिवेशन आता है सिर्फ यहाँ तक ही करते हैं। अब इससे आगे का मैं क्या है वैसे ही करने जा रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें फेयर में नोट करना है क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं समीकरण 2 को भाग लगा देता हूँ 1 से, तो ये C/, क्या हो जाएगा, C0, और ये कितना है 4πε0 × K × R, क्योंकि C की वैल्यू यही तो है हमारे पास, और C0 की वैल्यू कितनी है 4πε0 × R, ठीक है। 4πε0 से कैंसिल, R से R कैंसिल, तो यहाँ से C/C0 बराबर क्या मिल गया हमें, K की। तो हमारी परावैद्युतांक की जो डेफिनेशन है ये भी बन सकती है कि चालक माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है,
ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सभी को नोट कर ले। इसके बाद चलते हम जो हमारी वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता की निर्भरता, यानी इसकी जो डिपेंडेंसी होती है उस पर चलते हैं। अब ये बताओ निर्भरता, सबसे पहली बात तो यही है कि हमने मान लिया हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, या संधारित्र के बारे में भी बात करेंगे, उसमें भी सेम ही रहती है। कोई चालक है, इसके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, d है, और इस पर जो प्लेट है चालक पर, इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। तब जो हमारी चालक की धारिता है, सबसे पहली बात तो ये बता दो, जो धारिता है इसके अनुक्रमानुपाती, इसके भी अनुक्रमानुपाती, लेकिन इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी चालक की धारिता क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो C है अनुक्रमानुपाती होती है A के। तो यहाँ से क्या पता लगता है हमें कि यदि हम A का मान बढ़ाते हैं तो C का मान भी बढ़ता है। तो आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ पर कि क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर वैद्युत धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरी जो हमारी डेफिनेशन आती है, क्या आती है, दूसरी जो निर्भरता है कि चालक की धारिता, ठीक है, किसके, परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो C है अनुक्रमानुपाती किसके होती है, K के, ठीक है। यानी कि यदि हम K का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान भी बढ़ता है। तो समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट जो लिखना है, क्या लिखना है कि जो हमारी चालक की धारिता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है चालक की प्लेटों के बीच की दूरी के। इसका मतलब है यदि हम D का मान क्या है बढ़ाते हैं तो C का मान क्या है, ऑटोमेटिक ही घट जाता है। तो सभी को ये समझ में आ गया होगा वैद्युत धारिता की निर्भरता, ठीक है। यानी कि वह क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम नोट लिखते हैं कुछ। अब ये बताओ C बराबर क्या था हमारा, 4πε0 इंटू A या K, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। अब यहाँ से बताओ यदि मैं ε0 का मात्रक निकालूँ, ठीक है, किसका, ε0 का मात्रक। अब ये बताओ ε0 का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये C का मात्रक और अपॉन A का मात्रक। तो C का मात्रक क्या होता है हमारा, फैराड, और A का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर। तो ε0 का एक अन्य मात्रक क्या मिल गया हमें, फैराड प्रति मीटर, ठीक है। ये नोट करना है। लेकिन जो हमारा कूलाम के नियम के अनुसार ε0 का जो मात्रक होता है क्या होता है, वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं कि जो हमारे चालक है यानी आवेशित, ठीक है मेरे बच्चों, चालकों को जोड़ने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डेरिवेशन है छोटा सा, वो डेरिवेशन करेंगे हम सबसे पहले। तो हमारा जो डेरिवेशन होगा क्या होगा कि माना, देखो क्या लिखना है सबसे पहले कि माना दो चालक है, ठीक है, इसे ले लो A, इसे ले लो B, जिन पर आवेश कितना है Q1 और Q2 है, जिन पर विभव V1 और V2 है, जिनकी धारिता C1 और C2 है, ठीक है। इन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या है, इन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। हमने मान लिया कि जो हमारा V1 है वो ज़्यादा है V2 से, ठीक है। अब जब V1 ज़्यादा है V2 से, इसका मतलब क्या है कि इससे विभव प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और क्या है, B वाली वस्तु में जाना स्टार्ट हो जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों के विभव सामान्य
हो जाए। हमने मान लिया कि इसका विभव भी v हो जाता है और इसका विभव भी v हो जाता है। तो बताई थी मैंने, वही ताप के समान ही है ये भी, कि ताप हमेशा ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इन दोनों का जो विभव है समान न हो जाए। तो समझ में आएगा सभी के क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो क्या लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि माना दो चालक A व B है, ठीक है, जिनकी धारिताएं C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 है और इनके आवेश कितना है Q1 व Q2 है। ये हो गया हमारा। तथा हम इसके बाद क्या है, हमने जो सिंपल दिया था वो लिख दिया। अब हम कहते हैं कि जब इसे जोड़ दिया जाता है, यदि इसे किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो, क्योंकि हमने चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो विभव ऊंचे विभव से नीचे विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, अभी बता मैंने, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है यानी जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के। और इसे हम विभव को क्या नाम देते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि देखो उभयनिष्ठ विभव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विभव भी v हो जाता है और इसका विभव भी v हो जाता है, तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी जो हमारा चालक है, चालकों को जोड़ने से पहले, ठीक है, तो चालक A का आवेश ज्ञात करते हैं। अब चालक एक आवेश कितना है हमारे पास, Q1, तो Q बराबर क्या होता है, यही तो होता है CV, तो ये क्या हो जाएगा C1 V1। और जो हमारा चालक B है उसका आवेश कितना हो जाएगा हमारे पास Q2, क्या हो जाएगा C2 V2, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q बटे V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। लेकिन Q1 है हमारे पास, तो इसका जो हमारी धारिता है वो कितनी है C1, इसकी कितनी है V1, ठीक है। इस प्रकार Q2 C2 ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं, यदि चालकों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि चालकों को जोड़ने पर चालक का उभयनिष्ठ विभव, अब उभयनिष्ठ विभव हमने कितना माना, V माना, तो V बराबर क्या होता है, यानी कि यही तो होता है V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। क्योंकि ये बताओ, यदि हम इन्हें किसी तार से संबंधित कर देते हैं, इस पर आवेश कितना था Q1, इस पर आवेश Q2 था, यानी इनका कुल आवेश एक साथ ही तो जुड़ जाएगा और इनकी जो धारिता है C1 और C2 यह भी इनकी कुल हो जाएगी। और यानी ये पूरा चालक क्या है, एक ही चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो उसी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि जो हमारा चालक है उन्हें जोड़ने पर जो चालक का उभयनिष्ठ विभव होता है V बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो यहाँ से V बराबर कुल आवेश कितना होगा हमारे पास Q1 प्लस के Q2, उसी प्रकार धारिता कितनी है हमारे पास कुल C1 प्लस के
C2। लेकिन ये बताओ V बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C1 V1 है, और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C2 V2। अपोन में क्या है, C1 प्लस के C2। तो ये आ जाता है हमारा उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। क्या है ये हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आएगा थोड़ा बहुत ही, ठीक है। तो अब आते हैं हम संधारित्र। अब देखो संधारित्र क्या होता है, यानी संधारित्र क्या है। संधारित्र हमारे कुछ गोले के आकार के भी होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे समांतर प्लेट वाले भी होते हैं। तो देखो सबसे पहले संधारित्र, इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले वह देखो कि संधारित्र क्या होता है। देखो संधारित्र क्या है, ये केवल एक युक्ति है, यानी एक संयोजन ही है ये भी प्लेटों का, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास चालक है, इस चालक का आकार बढ़ाए बिना ही इस पर जितना आवेश रहता है उसे संचित कर लेता है। संचित का मतलब उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो संधारित्र समझ में आ गया। तो क्या है संधारित्र, इसमें लिखते हैं हम कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना, ठीक है, उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है, ठीक है। तो संधारित्र समझ में आ गया क्या होता है संधारित्र, यानी संधारित्र एक हमारी ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो हमारे पास चालक है वो न तो उसका आकार बढ़ने देता और उस पर जितना भी आवेश रहता है उसे क्या कर लेता है, संचित कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा संधारित्र कहलाता है। और जो हमारे संधारित्र है, संधारित्र हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी बताया गोलीय संधारित्र होता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र। हमारे सिलेबस में केवल शायद समांतर प्लेट संधारित्र है, ये तो हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हम अपने जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी, लेकिन इससे पहले हम संधारित्र की धारिता के बारे में बात करते हैं। अब आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक संधारित्र की धारिता। देखो संधारित्र की धारिता क्या होती है। अब हमने मान लिया हमारे पास क्या है, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र होता है जिसकी दो प्लेटें आपस में समांतर होती है, एक पर ऋणावेश होता है और दूसरी पर धनावेश होता है, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र पता लग गया सभी को क्या होती है। तो इसके बाद देखो क्या होती है संधारित्र की धारिता। अब हमने मान लिया कि जो हमारी प्लेट है, इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है कितना है, V, और प्लेटों को जो दिया गया आवेश है कितना है, वो Q है, ठीक है। तो तब हम जानते हैं कि बिल्कुल सेम चालक की धारिता के जो हमने फॉर्मूला लिखा था सेम उसी के प्रकार है। तो क्या कहते हैं हम कि किसी, ठीक है, किसी संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश तथा उनके बीच विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाता है, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है सेम है जो चालक का होता है वही होता है, इसका मात्रक फैराड होता है,
ठीक है। और इसकी विमा बिल्कुल ऐसी होती है जैसे चालक की धारिता, क्योंकि धारिता बिल्कुल सेम ही है ये, ठीक है। ठीक है, यदि हम ये मान लें कि माना संधारित्र की, ठीक है, माना संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है, क्यों है, तथा विभवांतर कितना है हमारे पास, v है, तब जो धारिता होगी हमारे पास, क्या लिखवाया था फॉर्मूला, C बराबर v, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम कुछ नहीं लिखने वाले, अब हम कुछ नोट पॉइंट लिखने वाले हैं। ये नोट पॉइंट आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। तो नोट पहला, सबसे पहला क्या है, नोट क्या कहना, एक ही नोट पॉइंट में लिखवा देता है सारी बात। देखो जो हमारी क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है या कैसा भी हो, देखो जब हम इसकी प्लेट x मान ली हमने y, जब हम इस प्लेट x को क्या देते हैं, या तो ये मान लो कि प्लस कितना, प्लस आवेश देते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लेट को हमने प्लस आवेश दिया, तो प्लस आवेश क्या इसे दे दिया, ठीक है। लेकिन प्रेरण के कारण इसका जो हमारी दूसरी प्लेट है उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इतनी बात है, सिर्फ क्या लिखना है हमको कि यदि, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि यदि संधारित्र की एक प्लेट को प्लस आवेश दे दिया जाए तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, ठीक है। और जब इस पर नेगेटिव आवेश आता है तो इस पर क्या है, पॉजिटिव आवेश आ जाता है। और यदि हमें इसे क्या है, किसी पृथ्वी से जोड़ दूँ तो जितना भी हमारे पास पॉजिटिव आवेश रहता है सारा कहीं में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। तो तुम्हें यही बात लिखनी है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। यह है क्रिया प्रेरण के कारण होती है, ठीक है। प्रेरण की क्रिया मैंने बताई थी क्या होती है, कि यदि कोई हमारे पास अनावेशित वस्तु है, ठीक है, और उसके पास हम कोई आवेशित वस्तु लाते हैं तो क्या होता है, यानी कि उस पर जो प्लस और निगेटिव चार्ज बैलेंस में रहते हैं ऐसे, तो क्या होता है, प्लस आवेश से तो दूर की ओर हट जाता है और निगेटिव आवेश इसके पास ही रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के। प्रेरण क्या होता है कि प्रेरण हमेशा पॉजिटिव से क्या है, दूर की ओर भागता है और निगेटिव आवेश पॉजिटिव की पास की ओर आता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी क्रिया प्रेरण की समझाई है वो एक बार वीडियो को पीछे करके देख ले। अब देखो इससे आगे जो हमारी संधारित्र है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो सब प्यारे बच्चों, यहाँ से, ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि जो हमारा संधारित्र का नोटेशन होता है यानी चित्र, एक तो ये होता है, ठीक है, संधारित्र का प्रतीक, और एक हमारी जो संधारिता लगातार अपनी धारिता को बदलता रहता है उसका जो हमारा डायग्राम होता है उसका होता है ये, यानी इसे बोलते हैं हम परिवर्ती धारिता का संधारित्र, ठीक है। ये हमारा जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित रहता है, यानी जिसकी धारिता क्या रहती है, समान रहती है, ये वो वाला संधारित्र होता है। तो संधारित्र के बारे में सभी को पता लग गया होगा कि क्या होता है, तो इसका नोटेशन भी पता लग गया, यानी इसकी एक प्लेट पर ऋणावेश या धनावेश रहता है और दूसरी प्लेट पर भी इसी प्रकार इसके विपरीत ही रहता है। यदि इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव और इस पर निगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव, और इसका हमें चिन्ह भी पता लग गया। तो इसके बाद में देखो जो हमारी धारिता है, धारिता C, यहाँ पे नोट पॉइंट में ही लिख देता हूँ मैं कि जो C है, C का मान
हमेशा किस पर निर्भर करता है? सी का मान हमेशा एक तो हमारा परावैद्युतांक जो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल होता है उस पर, और जो प्लेटों के बीच की दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो पता लग गया। यानी कि मैंने ये भी बताया था कि जो C है, C अनुक्रमानुपाती K के, C अनुक्रमानुपाती A के और C व्युत्क्रमानुपाती D के। ये तो हमारा रिवीजन सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या है कि K का मान बढ़ाने पर C का मान भी बढ़ता है और A का मान बढ़ाने पर C का मान भी बढ़ता है और D का मान बढ़ाने पर C का मान घटता है। तो सभी को ये क्या है, ये नोट करना है और नोट करने के बाद अपनी फेयर में लिखना है इसको, ठीक है, अच्छी तरह। अब देखो जो मैंने कराए हैं क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह की प्रिपरेशन भी करनी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।